हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो डिपेंड करता है दो इंडिविजुअल पे एक नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो डिपेंड करता है दो इंडिविजुअल पे एक नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ये है कि जब रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है किसी भी न्यू बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है, अगर इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जो दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे उनमें से एक क्या होगा, मेल होगा, और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, चलिए इसको समझते हैं हम। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसमें डीएनए का कॉपी होता है, और उसके साथ साथ सेलुलर एपरेटस भी बनते हैं। और हमने अभी तक ये भी देखा था कि डीएनए कॉपी जो मैकेनिज्म है वो केमिकल रिएक्शन का यूज़ करता है एंड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है। एंड इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला था, पॉपुलेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और हमने वेरिएशंस के इम्पोर्टेंस भी देखे थे, दो इम्पोर्टेंस हमने देखे थे वेरिएशंस का, राइट। एक तो हेल्प करता है एवोल्यूशंस में एंड दूसरा हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, सो क्योंकि हमने देखा कि वेरिएशन जब होता है तो उससे सर्वाइवल हो रहा है, वेरिएशन से क्या हो रहा है, सर्वाइवल हो रहा है स्पीसीज का। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहेंगे कि हमेशा वेरिएशन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, वी वांट व्हाट, मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वेरिएशन हो उतना अच्छा है हमारे लिए। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो डीएनए का कॉपी मैकेनिज्म होता है ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करें इन नए इंडिविजुअल्स में। देखो, इसका एक उपाय है, हम क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल को लेंगे, उन दोनों के क्या होंगे, अलग अलग वेरिएशन होगा, राइट। और इन दोनों के वेरिएशन को कंबाइन कर देंगे, मतलब दोनों इंडिविजुअल के डीएनए को मिला देंगे तो एक न्यू वेरिएंट प्रोड्यूस होगा। जो इंडिविजुअल जो इस प्रोसेस से मिलाने के बाद जो प्रोड्यूस्ड होगा उसमें नया वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, राइट। तो मतलब वो जो वेरिएशन होगा उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें, राइट। और तो ये प्रोसेस जिसमें हम दो इंडिविजुअल को मिला दें और ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे हमें, ये हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो उन दोनों में जो अलग अलग वेरिएशन होगा वो कंबाइन करके क्या होगा, न्यू एक वेरिएशन बना देगा। ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल दस क्रिएट ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, एक नया वेरिएशन क्रिएट कर जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम मिलाएंगे ना तो उन दोनों का जो डिफरेंट डीएनए है ना वो भी कंबाइन कर जाएगा, और वो दोनों का डीएनए कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ना इसमें भी हमें यही देखने को मिलता है। देखो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, देखो, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporate such a process of combining DNA from two different individual during reproduction। तो यही चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है। ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, उनका डीएनए आता है और डीएनए आके कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके इसमें हमें कुछ न्यू वेरिएशन देखने को मिलते हैं।
ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आया, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आया, तो इन दोनों में कुछ वेरिएशन होगा, राइट। और ये जब वेरिएशन वाले डीएनए मिलेंगे तो जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, इन दोनों के डीएनए कंबाइन होने के बाद, इनमें भी हमें क्या दिखाई देगा, न्यू वेरिएशन दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं, राइट। तो यही प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। वाई? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है मोर वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस था ना हमारा, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हो, प्रोड्यूस हो। इसीलिए क्या होनी चाहिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, वेरिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। और वेरिएशन का तो बेनिफिट हमने देखा था, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, अभी हमने समझा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करेंगे उनका डीएनए, ठीक है, तो हमें एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसमें न्यू वेरिएशन देखने को मिलेगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, अगर हम दो इंडिविजुअल को के डीएनए को कंबाइन करते हैं तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसके पास डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, एक डीएनए इससे आया, एक डीएनए इससे आया, तो इसके पास क्या होगा, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा, है कि नहीं। सो जब डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा तो जो सेलुलर एपरेटस होता है ना, उसे ये यूज़ नहीं कर पाएगा एंड मैसअप हो जाएगा सब कुछ, और ये डीएनए क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। देखो यही चीज़ यहाँ लिखा गया, बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग मतलब वही पूरा जिस इंडिविजुअल से हम डीएनए लेके कंबाइन कर रहे हैं ना, प्री एग्जिस्ट, तो then the each new generation will end up having twice amount of DNA, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास डबल आते रहेगा, फिर इससे इन दोनों को अगर हम लेंगे तो फिर इसके पास फिर डबल 4 टाइम्स, इस तरह तो बहुत सारे डीएनए हो जाएंगे, राइट। एंड दिस इज लाइकली टू मैस ऑफ कंट्रोल द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेलुलर एपरेटस को इतना वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, सब मैस अप हो जाएगा, सब मिक्स्ड हो जाएगा सब, ठीक है। तो सेलुलर एपरेटस आपको याद होगा ना, गोल्गी एपरेटस हो गया आपका, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको हम सेलुलर एपरेटस कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा और इस तरह डीएनए इतना ज़्यादा हो जाएगा, दे मैसअप, मतलब ये सब मैसअप हो जाएंगे, फैल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और वो सेलुलर एपरेटस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। एट द एंड क्या होगा, डीएनए सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करें, तो इस प्रॉब्लम से, इस डिफ़िकल्टी से कैसे हम निकले। सो इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जितने हायर डिग्री वाले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, राइट। तो जितने हायर लेवल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और वो टिश्यूज़ क्या करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये टिश्यूज़ कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, वो उस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो उनके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और उस ऑर्गन में क्या होता है, एक स्पेशल लीनिएज सेल होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिएगा आप। हाँ, उनके उस ऑर्गन में क्या होते हैं, एक स्पेशल लीनिएज सेल होते हैं, ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना ही समझिए कि मल्टी सेलुलर जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिनके सेल से टिश्यू से ऑर्गन बने होते हैं, उनके और बॉडी में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, और उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में क्या होता है, स्पेशल लीनिएज सेल होता है, ठीक है। इस स्पेशल लीनिएज सेल में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, कंपेयर टू बाकी जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए ना, उनके कंपेयर में। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये एक ह्यूमन बींग हो गया ना,
राइट। ये हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आपके बाकी जितने बॉडी पार्ट्स हैं ना, इन सब के सेल क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे ना, मतलब जो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहला रहा है यहाँ पे। तो हम आगे देखेंगे वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज दैट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उसमें उसमें एक स्पेशल लीनिएज सेल होता है। उस रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है, स्पेशल लीनिएज सेल होता है। ठीक है, जिस उस लीनिएज सेल में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं। ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपेयर में, बाकी सेल जो बॉडी में होते हैं ना, हर पार्ट्स में, उन सेल के कंपेयर में सिर्फ उस रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के सेल में सिर्फ ऐसा होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डीएनए का अमाउंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो देखिए इसको अच्छे से भी आप समझिए। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमें पता है एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। हर सेल में, हर सेल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। ये याद रखिएगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जिसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से हमारे पास आता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से हमारे पास आता है। पापा से हमें आधा क्रोमोसोम मिलता है और मदर से आधा क्रोमोसोम मिलता है। तो ये जो आधा क्रोमोसोम आया है ना, हाफ नंबर, यही तो है, यही हाफ नंबर ऑफ लीनिएज सेल में होता है। ये फादर के रिप्रोडक्टिव सेल में, फादर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हाफ हमें मिल जाएगा और मदर के रिप्रोडक्टिव सेल से हमें हाफ ये मिल जाता है। तब जाके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे और इसको हम आगे भी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसको समझिए, क्लियर कीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमने देखा ना ऊपर कि प्रॉब्लम हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर दो पेरेंट्स से हमें डायरेक्टली डीएनए हम अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, एक टाइम आएगा डीएनए का अमाउंट डबल होते जाएगा, है कि नहीं। डीएनए का अमाउंट जब डबल हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे सब कुछ सेलुलर एपरेटस जो होगा वो सब मिलके मैसअप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और वो सेलुलर एपरेटस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे होता है तब तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये होता है, जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं या जो भी एनिमल्स जो हायर लेवल के होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। और इस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में क्या होता है, ऑलरेडी इस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एंड ड्यू टू दिस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो डीएनए का नंबर भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, एंड दिस इज अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको अभी मियोसिस के बारे में नहीं पढ़ना है। मियोसिस बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ टोटल जो क्रोमोसोम होता है हाफ नंबर में डिवाइड कर देता है। तो ये कौन से प्रोसेस से होता है, मियोसिस प्रोसेस से होता है। ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसको वो हाफ में डिवाइड कर देता है, मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, चलो। सो व्हेन दिस जर्म सेल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था अभी यहाँ पे ना, ये देखो लीनिएज ऑफ सेल होता है ना, ये लीनिएज ऑफ सेल क्या है, इसी को कहते हैं हम जर्म सेल। ठीक है, ये लीनिएज ऑफ सेल क्या कहलाता है, जर्म सेल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जर्म सेल को ही क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं क्या, या फिर इसको हम गैमेट सेल भी कहते हैं, या फिर सेक्स सेल भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, बहुत सारे कहीं कहीं अभी हम पढ़ेंगे आगे तो जर्म सेल की जगह रिप्रोडक्टिव सेल कहीं लिखा होगा, कहीं गैमेट सेल लिखा होगा, या फिर सेक्स सेल होगा। तो ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, जर्म सेल का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट सेल भी वही है और सेक्स सेल भी वही है। क्लियर है? चलो, सो यही जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन, तो यही जर्म सेल दो इंडिविजुअल से कंबाइन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, और ये
It ensure in re-establishment of number of chromosome and the DNA content in new generation. ठीक है, और इस वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, जो हाफ नंबर ऑफ फादर से आता है और जो हाफ नंबर ऑफ मदर से आता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है, 46 होती है, राइट। लेकिन हमें पेरेंट्स से दोनों से हाफ हाफ नंबर क्रोमोसोम मिल रहा है ना, तो फादर से हमें 50% मिलेगा, ठीक है, और मदर से भी हमें क्या मिलेगा, 50% मिलेगा। मतलब 46 का हाफ क्या हो जाएगा, दैट इज 23 इधर से आ जाएगा और 23 इधर से आ जाएगा, तो टोटल हो गया ना, मिलके टोटल कितना बन जाएगा, 46 बन जाएगा ना, ठीक है। तो जब ये दोनों सेल, एक फादर से और एक मदर से, ये दोनों सेल जब कंबाइन होते हैं ना एक साथ, तो क्या कहलाते हैं, जाइगोट कहलाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। आई होप आप बात समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल में मैंने बताया है कि टोटल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन ये 46 एक बार में नहीं आता है, 50% फादर से आते हैं और 50% मदर से आते हैं, और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। और ये जाइगोट में वापस से रीएस्टेब्लिश हो जाता है, वापस से 46 क्रोमोसोम आ जाता है ना, 23 23 46, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिर से रीएस्टेब्लिश्ड हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब दो डीएनए मिलके हाफ हाफ नंबर जब क्रोमोसोम कंबाइन करता है तो, ठीक है। सो यहाँ तक बात समझ आ रही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इफ द जाइगोट इज टू ग्रो, अब वो जाइगोट क्या होगा, ग्रो होगा एंड डेवलप्ड होगा ऑर्गेनिज्म में, विच इज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन। यस, सेल से टिश्यूज बना, ये दो सेल मिले तो एक साथ मिलके क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, और बहुत सारे टिश्यू मिलके फिर क्या बनेंगे, ऑर्गन बन जाएंगे, ठीक है। एंड देन इट हैज़ टू बी सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस, ठीक है। उसके बाद अब देखो इस जाइगोट को अब क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए डेवलप्ड होने के लिए ना, तो क्या होगा, देखो दो जर्म सेल एंटर किया ना, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, ठीक है। तो वन जर्म सेल इज लार्ज, तो देखो क्या होता है, एक जर्म सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, जिसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। वाइल द अदर इज स्मॉल, लेकिन दूसरा जर्म सेल कैसा होगा, स्मॉलर होगा, और वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो आप बात को समझिए, दो जर्म सेल आता है, कंबाइन करता है, ठीक है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, राइट। तो एक जर्म सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, जो लार्ज जर्म सेल होता है वो क्या करता है, वो फूड स्टोर करता है, ठीक है। और जो दूसरा है, जो छोटा होता है, जो स्मॉलर होता है, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, मूव करता है, ठीक है। सो जो मोटाइल जर्म सेल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। याद रहेगी पॉइंट्स, द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेंट स्टोर फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट। तो हमने बोला था ना, जर्म सेल को हम गैमीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोटाइल होगा, जो मूव कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, मेल गैमीट कहलाएगा, और जो मोटा होगा, ठीक है, जो फूड को स्टोर करता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, तो ये क्या कहलाएगा, फीमेल गैमीट कहलाएगा। क्लियर है। तो एक तो मोटा सा है, ठीक है, एक फैला हुआ है, तो ये फूड स्टोर करेगा, एक छोटा सा है, ठीक है, और ये कैसा नेचर का है, ये मोटाइल नेचर का है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। जो भी प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं, उन प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ होता है, तो फ्लावर में होता है, ठीक है। और आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ा, फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स, ठीक है। देखिए, ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, पतला सा ऐसा निकला हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से, ये क्या है, ये स्टेमन है। क्या है ये, स्टेमन, ठीक है। आप याद रखिएगा, स्टेमन में मैन है ना, MEN मैन, मैन लड़कों के लिए होता है, मेल होता है,
तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फ्लावर में। और दूसरी जो बीच में देख रहे हैं आपको, ये मोटा सा यहाँ गोल है, फिर ये ऐसे निकला हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिस्टिल। तो आपको दो पार्ट होता है फ्लावर में, रिप्रोडक्टिव पार्ट दो ही होता है, एक स्टेमेन और एक पिस्टिल। तो आपको अगर मेन से पता चल गया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या हो जाएगा, पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। और पिस्टिल को हम कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं पिस्टिल को, कार्पेल भी कहते हैं। ओके, तो अब देखिए स्टेमेंस में दो मेन पार्ट होते हैं। ऊपर दिख रहे हैं ये छोटा सा, इसको हम कहते हैं एंथर, और जो लंबा सा ऐसे पाइप जैसा निकला हुआ है ना, ये इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। वेयर एज अगर हम पिस्टिल का देखें तो पिस्टिल का क्या होता है, तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, ये जो ऊपर में ऐसा दिखा रहा है, और ऐसे नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टाइल, और नीचे बॉटम में जो गोल ब्रॉड पार्ट आपको दिख रहा है फैला हुआ, ओवरी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में क्या है, स्टेमेन है। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल का तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब देखिए पिस्टिल में स्टिग्मा ये वाली पोर्शन हो गई, स्टाइल ये वाली पोर्शन, और ओवरी ये वाली पोर्शन। ओवरी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओव्यूल होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो कलर वाली पार्ट होती है ना, जो कलरफुल फ्लावर हमें दिखते हैं ना, रेड येलो, जो उसे हम पेटल्स कहते हैं। और नीचे जो ग्रीन कलर का छोटा छोटा ऐसे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। तो डायग्राम मस्ट लर्न, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो पोर्शन में हर डायग्राम आपको पढ़ने हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं इम्पोर्टेंस क्या है, मैं बोल रही हूँ आपको, हर डायग्राम इम्पोर्टेंट है। यस, ये वाली भी आ चुकी है एग्जाम में, मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत इस चैप्टर में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो हर डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्टेमेन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कॉन्टेन द जर्म सेल। तो जर्म सेल आपको पता है ना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो पिस्टिल में फीमेल गैमेट्स होगा और स्टेमेन में मेल गैमेट्स होगा, ठीक है। जर्म सेल या मेल गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल सब एक ही है, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। तो देखिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल, किससे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, ठीक है। या जब किसी फ्लावर में सिर्फ स्टेमेन हो या पिस्टिल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पपाया एंड वाटरमेलन में देखने को मिलता है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। लेकिन जब किसी फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, स्टेमेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो एग्जाम्पल भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका किस टाइप का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिख रहा है, स्टेमेन है इधर और बीच में क्या है, पिस्टिल है, दोनों है, ठीक है। बट कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पिस्टिल और स्टेमेन अलग अलग होते हैं, एक ही फ्लावर में नहीं होते, तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, stamen is the male reproductive part and it produce pollen grain that are yellowish color। स्टेमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि कैसा कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। और पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ठीक है। और पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, राइट। ये देखो पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये रहा आपका, देखो ये जो फुला हुआ पार्ट्स दिख रहा है ना, स्वोलन बॉटम पार्ट्स इज ओवरी, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और जो ये मिडिल वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, जो निकला हुआ है और एलोंगेटेड है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है, STYLE, देखो यहाँ लिखा हुआ है। एंड द टर्मिनेट पार्ट, और ये वाली पार्ट जो एंड वाली पार्ट है ना, वो क्या होता है, मे बी स्टिकी इज स्टिग्मा। ये कैसा, इसको क्या कहते हैं, हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल्स। नाउ अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस ओवरी में क्या है, ओव्यूल्स है, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है, जर्म सेल है, फीमेल जर्म सेल, ठीक है। फीमेल जर्म सेल यहीं पे
प्रेजेंट रहता है। ये देखो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये देखो दिस, इसको हम जूम करते हैं, ये देखिए आपका ये है फीमेल जर्म सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल में ही क्या होता है, फीमेल जर्म सेल होता है। द मेल जर्म सेल produced by pollen grain fused with the female gamete present in the ovule। तो जो मेल जर्म सेल है ना, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करता है स्टिग्मा पे। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन से क्या प्रोड्यूस होता है, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है, और ये मेल जर्म सेल फ्यूज्ड कर जाता है फीमेल जर्म सेल के साथ। ठीक है, ओव्यूल में जाके, एंड यही प्रोसेस, दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस जाइगोट विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिल जाते हैं, मिलन जब उनका हो जाता है तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो दोनों अलग चीज़ है। जो प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद फीमेल जर्म सेल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। समझ आई बात? ठीक है, और यही जाइगोट फिर फर्दर ग्रो करके एक न्यू प्लांट्स में डेवलप्ड कर जाता है। समझ आ रही है यहाँ तक? चलो, thus the pollen needs to be transferred from stamen to the stigma। अब देखो यहाँ क्या बोला है, तो पोलन ग्रेन ऐसा तो नहीं है कि पोलन ग्रेन आके सीधा फ्यूज्ड हो गया। फीमेल जर्म सेल कहाँ था, ओवेरी के ओव्यूल के अंदर है। देखो कितना अंदर है ना। ठीक है, अब मेल जर्म सेल आता है और आके कहाँ लैंड करता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना मेल जर्म सेल को। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करता है मेल जर्म सेल, यहाँ से क्या होता है, पोलन ग्रेन ये फटता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, और वो केमिकल रिलीज करके एक ट्यूब इस तरह बनाता है, एक ट्यूब, क्योंकि फीमेल गैमेट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। अब ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो आप अच्छे ध्यान से देखना बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये देखो एक्चुअल में यहाँ तो पोलन ग्रेन लैंड कर गया ना, फिर ये पोलन ग्रेन क्या करता है, ये पोलन ग्रेन क्या करता है, इस तरह ट्यूब बनाता है, लॉन्ग ट्यूब, और वो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो क्या करता है, पोलन ग्रेन यहाँ से निकलता है और ये वाला मेल जर्म सेल यहाँ तक, यहाँ से इसके थ्रू वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ आके फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है। ठीक है, तो देखो ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है ना, डिपेंड दो टाइप का होता है। ठीक है, अगर सेम फ्लावर में, जैसे कि हमने हिबिस्कस का देखा था ना अभी, देखो इसमें क्या है, सब कुछ एक ही फ्लावर में है ना, तो यहाँ से मेल गैमेट्स यहाँ पे लैंड करेगा, फिर यहाँ से वो पोलन ट्यूब बनाएगा और आके यहाँ फ्यूजन कर जाएगा मेल गैमेट से, राइट। तो यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है क्या है, सेम फ्लावर में ही हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। देखो, if this transfer of pollen occur in the same flower, it is referred to as self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to the another, it is known as cross pollination। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये एक फ्लावर है मान लो, ठीक है, और ये एक अनादर फ्लावर है हमारा, तो इस वाली केस में क्या हो रहा है, यहाँ से पोलन दूसरे फ्लावर में एंटर कर रहा है, यहाँ से पोलन ग्रेन स्टेमन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड कर रहा है। सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है ना, दूसरे फ्लावर में कर रहा है। ऐसे वाली प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। देखो, ठीक है, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as what, cross pollination। क्लियर है?
और दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट लाइक वीन्स, वाटर और एनिमल्स। और ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह या एक फ्लावर से दूसरी, ये कैसे अचीव होता है? ये खुद ब खुद नहीं होता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कुछ एजेंट होते हैं। कौन एजेंट होते हैं? एज ए विंड, वाटर, एनिमल्स। तेज हवा चलती है तो ये हवा में उड़ के निकल के चल जाते हैं, लैंड करते हैं, या फिर बारिश के थ्रू, ठीक है, या फिर हम वाटर जब डालते हैं प्लांट में तो उस वाटर से बह के दूसरे फ्लावर में गिर जाता है, या फिर एनिमल्स के थ्रू बटरफ्लाई आता है, ठीक है, वो आके जब रस लेता है अपना, या फिर आप हनी को, मधुमक्खी, ये लोग जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है तो इस तरह वो पोलन ग्रेन को भी लेके चला जाता है अपने पाँव में चिपका के, ठीक है। तो ये तरीका है पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। क्लियर है? तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सो अब देखो, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच टू द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। अभी मैंने आपको समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि जब ये पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा में, तो अब इस पोलन ग्रेन डायरेक्टली ये तो फीमेल जर्म सेल के पास नहीं पहुंचा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचाएगा? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या होगा, ये एक केमिकल सिक्रीट करता है। देखो यहाँ पे एक केमिकल सिक्रीट करेगा और इस तरह वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यस, ठीक है। और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वो जैसे ही उसका ये रास्ता बन जाता है तो अंदर देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ से इस तरह आके एक से फ्यूज करता है। ओके, so for this tube grows out pollen grains and travel through the style to reach the ovary, और फिर स्टाइल से होके रीच वो ओवरी तक पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब इस बात को समझ रहा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब वो क्या बनाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या डेवलप्ड होता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट अब क्या करता है? सेल का डिवीजन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और यहाँ अब डिवीजन चलेगा और ये सेल डिवाइड करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। ये कहाँ पे बनाता है? इसी ओवेरी में। देखो ये क्या है? ओव्यूल्स है, ठीक है। ये ओव्यूल्स में अब क्या होगा? डिवीजन होगा और ये ओव्यूल्स क्या में डेवलप्ड हो जाएगा? एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। ये ओव्यूल्स जो अभी हमने देखा था, ये ओव्यूल्स के ऊपर एक टफ कोटिंग बन जाएगा और यही टफ कोटिंग बना के क्या में डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू सीड। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ बच्चों ये याद रखना। देखो ओव्यूल्स क्या बना लिया? सीड बना लिया ना। देखो ओव्यूल्स क्या बनाएगा? ओव्यूल्स बनाएगा सीड, ठीक है। और ओवेरी क्या बना रहा है? ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स बन जाता है, ठीक है। और मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिबल एंड फॉल ऑफ। और जो बाकी बच गए थे पेटल, सेपल, वो सब क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। वो सब क्या होते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं। क्लियर? द सीड कॉन्टेंट फ्यूचर प्लांट। सीड में क्या होता है ये याद रखिए, सीड में फ्यूचर प्लांट होता है और एम्ब्रियो जो कि बाद में अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखा जाए तो वो सीड क्या करता है? जर्मिनेट कर देता है। अगर उस सीड को हम प्रॉपरली मिट्टी में रखें और उससे पानी दे तो वो सीड क्या कर देता है? जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ग्रो हो जाता है ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये वाली डायग्राम जो ये जर्मिनेशन होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को याद रखिए। सीड अभी हमने पढ़ा ना, सीड को अगर हम पानी में, मिट्टी में डालेंगे तो उसे पानी देंगे तो वो सीड प्लांट ग्रोथ करने लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं, राइट। तो देखो सीड का ना ये डायग्राम भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना। ये पूछा जाता है सीड का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं हम? फ्यूचर सूट होता है ये हमारा, इसी से फ्यूचर सूट डेवलप्ड होता है आपका, जिसको प्लीम्यूल कहते हैं हम, ठीक है। और ये सीड का यहाँ पे क्या होता है? डाउन में जो ये पार्ट है ना, इसको हम रेडिकल कहते हैं, जो कि अपना फ्यूचर रूट होता है, यही जाके फ्यूचर रूट बनता है,
ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको कवर दिखता है ना, जो फूड स्टोर करके रखता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कोटाइलेडन, ठीक है। फूड स्टोर होता है इसमें, ग्रीन कलर का एक पतला सा लेयर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोटाइलेडन। याद रहेगा, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये डायग्राम भी पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, और जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। हम आगे देखेंगे, हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें हमारा हाइट का इंक्रीज होना, ठीक है, दूध के दांत का टूट जाना और परमानेंट दांत का निकलना। इन सारे चेंजेस को हम ग्रोथ वाले चेंजेस में रखेंगे। और एक दूसरे टाइप के चेंजेस है जो अर्ली टीनेज ईयर्स में होते हैं, 12 से लेकर 13 साल की उम्र में होते हैं। ये नए सेट ऑफ चेंजेस होते हैं। तो अब ये चेंजेस कौन से हैं, चलिए इसको देखते हैं। कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में सेम होते हैं। पहला चेंजेस है जो दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में सेम होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpit and the genital area between the thigh. ठीक है, पहला चेंजेस क्या होता है कि थिक हेयर ग्रोइंग होने लगता है नए पार्ट्स में, जैसे कि आर्मपिट्स में, कांख में, आपकी जेनिटल एरिया, जांघों के बीच में नए बाल निकलने लग जाते हैं। एंड दूसरा चेंजेस होगा, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। पतले पतले हेयर ग्रो होने लग जाते हैं आपके आर्म्स में, लेग्स में और फेस में भी पतले पतले हेयर ग्रो होने लग जाते हैं। और तीसरा चेंजेस क्या होता है, स्किन बहुत ही ऑयली होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में क्या निकलते हैं, पिंपल्स देखने को मिलते हैं। एंड फोर्थ चेंजेस क्या देखने को मिलता है कि वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोस ऑफ अदर इनवीज। और हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं अपने बॉडी को लेके भी और दूसरे के बॉडी को भी लेके, मतलब हमारा नज़रिया बदल जाता है। अपने बॉडी के लिए भी हम कॉन्शियस हो जाते हैं और दूसरे की बॉडी की तरफ भी हम ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चेंजेस है जो कॉमन होते हैं बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, ठीक है। और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट है। चलिए देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। तो गर्ल्स में क्या देखने को मिलता है, पहला चेंजेस कि उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। दूसरा चेंजेस विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के जो निपल होते हैं वो टिप में होते हैं, उनका कलर डार्क होने लग जाता है, ठीक है, वो कलर डार्क होने लग जाता है। एंड तीसरा चेंजेस हो जाएगा, गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। एंड तीसरा चेंजेस क्या होता है, गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देते हैं इस पीरियड में, ठीक है। तो ये 3 चेंजेस है जो गर्ल्स में होते हैं, ठीक है। पहला उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, दूसरा उनके निपल्स का कलर, निपल के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पे डार्क कलर होने लगता है, ठीक है। एंड तीसरा आपका गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है इस पीरियड में, ठीक है। अब बॉयज में क्या होता है, देखिए, बॉयज बिगिन टू हैव ए न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। उनके फेस में हेयर का ग्रोथ होने लगता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक। And further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. और occasionally कभी कभी क्या होता है, पेनिस क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि लड़कों में क्या होता है, पेनिस ओकेजनली एनलार्ज्ड होता है, बड़ा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। कब होता है ऐसा, आइदर इन डे ड्रीम्स में या एट नाइट। मतलब डे ड्रीम्स कहने का मतलब, आप अगर किसी के बारे में सोचते हो, किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, उनका पेनिस खड़ा हो जाता है, ठीक है, इरेक्ट हो जाता है, या फिर नाइट, रात को भी सोते समय भी हो जाता है, ये खड़ा हो जाता है, ठीक है। सपने देख रहे हो तो ये ओकेजनली होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता, ये ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा फ्रंट चेंजेस जो गर्ल्स एंड बॉयज में होते हैं, और ऊपर हमने देखा 3 चेंजेस जो दोनों में सेम होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ना, स्लोली होते हैं, और ये सब चेंजेस एक ही टाइम पे नहीं होते हैं। किसी में जल्दी देखने को मिलता है तो किसी में लेट, और ये सब चेंजेस ऐसा नहीं है कि एक बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़कों का देखिए क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है तो पहले क्या देखता है आपको, आज फेशियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ तो कल तक पूरा कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको 1-2 बाल दिखाई देंगे लड़कों के गालों में, है कि नहीं, फिर कुछ समय बाद 2-3 4 साल 5 साल बाद आपको दिखाई देगा वो जो हेयर ग्रोथ हो रहा था कुछ सालों बाद, जैसे कि 20-24-25 तक, जब तक उसका एज होगा तब जाके वो हेयर का ग्रोथ घना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है फेशियल ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो चेंजेस जो बहुत जल्दी या एक बार में कंप्लीट हो जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस का 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला कि ये स्लो होता है, दूसरा ये सब में सेम टाइम पे नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, किसी पर्सन में आपको जल्दी देखने को मिलेगा, किसी पर्सन में ये लेट से होता है, ठीक है। और तीसरा, ये चेंजेस एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये होता है। तो ये सब चेंजेस क्या इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है, मतलब सेक्स करने के लिए तैयार हो रहा है आपका बॉडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या गिवन है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब हम 1 से 10 साल की उम्र में होते हैं उस टाइम हमारे हाइट बढ़ते हैं, मसल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि उस पीरियड में 1 से 10 साल में क्या होता है, हमारे बॉडी बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रहा होता है, राइट। बट जैसे 10 साल के ऊपर आते हैं हम, 10 साल के बाद अगर हम देखें, ये सारे ग्रोथ स्लो होने लगते हैं, बॉडी का मसल का ग्रोथ होना, ये सारे ग्रोथ क्या होते हैं, स्लो होने लग जाते हैं। तब क्या होता है, तब बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है ना, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है और वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, और इसी पीरियड को हम पुबर्टी कहते हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, while the body of the individual organism is growing to adult size, the resources of the body are mainly directed to achieving this growth, ठीक है। while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority, right। उस समय हमारे बॉडी में क्या होता है, मसल का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा होता है, हाइट का ग्रोथ होने ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव वाले जो टिश्यू होते हैं ना, सेल होते हैं, उसका ग्रोथ उस समय नहीं होता है इतना, ठीक है। लेकिन जैसे 10 साल के बाद हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, एज द रेट ऑफ बॉडी ग्रोथ, एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो, तो आपका जो बॉडी ग्रोथ जनरल हो रहा था वो अब स्लो होने लग जाएगा 10 साल बाद, ठीक है। एंड उसके बाद किसका ग्रोथ होने लगता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन होता है मैच्योर होना, एंड इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। जब हम 1 से 10 साल की उम्र में होते हैं उस टाइम हमारे हाइट बढ़ते हैं, मसल का ग्रोथ होता है, ठीक है, जनरल ग्रोथ चल रहा होता है उस समय 1 से 10 साल के बीच में। बट जैसे ही हम 10 साल के बाद 10 साल से ऊपर आते हैं, ये सारे ग्रोथ अब क्या होता है, जनरल ग्रोथ जो हो रहे थे वो सारे ग्रोथ स्लो होने लग जाते हैं। तब बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है एंड वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, और इसी पीरियड को हम पुबर्टी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि हमें पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल के जर्म सेल मिलते हैं। अब ये ज्वाइन होने का तरीका एक्सटर्नली भी हो सकता है या फिर इंटरनली भी हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखा था इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कैसे पोलन ग्रेन बाहर एक्सटर्नली मीट करता है, कैसे पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा में और फिर वो जाता है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नली का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, जो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअल अपना बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे, जिसको हम लोग कॉमनली सेक्स कहते हैं, और फिर इंटरनली ट्रांसफ़र करेंगे अपने जर्म सेल का, और ज़्यादातर ये एनिमल्स में देखने को मिलता है। दोनों इंडिविजुअल का जो मिलना होता है जिसे हम सेक्स कहते हैं, या फिर इसे हम मैटिंग भी कह सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम क्या कह सकते हैं, मैटिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए, actual transfer of germ cell between two people need special organ for the sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect. Actual transfer of germ cell अगर होना है तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन चाहिए होगा, जैसे कि मेल में पेनिस ठीक रहा,
इसे हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मेल के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेल के अंदर पेनिस इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। ठीक है, पेनिस खड़ा होना चाहिए, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि उसके पेनिस खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, और फीमेल में जैसे कि मैमल सच एज ह्यूमन, द बेबी इज कैरीड इन द मदर्स बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। इसका मतलब क्या है कि फीमेल में जैसे कि मदर लंबे टाइम के लिए अपने बॉडी में बेबी को रखते हैं और फिर उसे जन्म देने के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना होता है, मतलब दूध पिलाना होता है। तो इसका मतलब है फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए और दूसरा ब्रेस्ट होना चाहिए ताकि वो बेबी को मिल्क दे सके, मिल्क पिला सके। तो ये दोनों ही ऑर्गन मैच्योर होना चाहिए ताकि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल हो पाए। तो ये कंडीशन फुलफिल होंगे तभी मेल और फीमेल में, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो पाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं अच्छे से। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, एक पोर्शन होगा स्पर्म फॉर्मेशन करता है और एक पोर्शन होगा जो आपको इस स्पर्म को डिलीवर करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। पार्ट है जो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, ये देखिए TESTIS। तो देखिए स्पेलिंग आपको टेस्टिस का 2 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टेस्टिस का स्पेलिंग क्या है, TESTIS है, और यहाँ पे देखिए टेस्टिस का स्पेलिंग TES है। तो आपको पता होगा जब हम एक सिंगुलर का बात कर रहे हैं तो टेस्टिस का स्पेलिंग ये होगा, और जब बहुत सारे टेस्टिस का बात कर रहे हैं तो प्लूरल का बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा ये। तो मतलब दोनों आपका सही है। ठीक है, ये टेस्टिस क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है, मेल जर्म सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टेस्टिस एक और चीज़ फॉर्म करता है या रिलीज करता है, मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये 2 फंक्शन है टेस्टिस का। टेस्टिस 2 चीज़ फॉर्म करता है, एक स्पर्म बनाता है, दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन होता है जिसकी वजह से मेल में चेंजेस देखने को मिलता है। जब लड़के 12-13 साल की उम्र में आते हैं तो उनके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलता है ना, चेहरे पे दाढ़ी का निकलना, आँखों में बाल आना, जांघों के बीच में बाल आना, वॉइस का क्रैक होना, वो तो ये सारे चेंजेस इस हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, लड़कों में। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म करने के बाद कहाँ कलेक्ट होता है, इस ट्यूब में कलेक्ट होता है, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कलेक्ट होके टेस्टिस से स्पर्म यहाँ से निकल के आता है, यहाँ पहुँचता है। तो आपको दिख रहा होगा एक और ट्यूब यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये ट्यूब क्या है, ये देखो, ये आपका क्या है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और देखो ये यूरेटर है ना, तो ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से घुसा और यहाँ से निकल के ये वास डिफरेंस और एक ट्यूब निकलता है ब्लैडर से, जो पेशाब को यहाँ होल्ड करके रखता है। यहाँ हमारा यूरिन बनता है, मतलब पेशाब यहीं रोक के रखते हैं हम। तो यहाँ से जो पेशाब निकलता है और जो यहाँ से स्पर्म आ रहा था वास डिफरेंस से, दोनों का रास्ता यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक तो अलग अलग था, यहाँ आते ये दोनों का रास्ता एक हो जाता है। ठीक है, तो जो ये एक हो जाता है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको साफ दिख रहा है ना, यहाँ से एक ट्यूब आया जो ब्लैडर से यूरिन लेके आता है, पेशाब लेके आता है, और यहाँ से जो ये ट्यूब जा रहा है जो स्पर्म लेके जाता है, और ये दोनों जाके इस वाले पाथ में, मतलब इस वाले रास्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पेशाब का निकलने का रास्ता और स्पर्म का निकलने का रास्ता एक ही है। उस रास्ते को या उस पैसेज को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। बट फीमेल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। फीमेल में क्या है, फीमेल में लड़कियों का पेशाब निकलने का रास्ता अलग होता है और सेक्स के लिए रास्ता अलग होता है। ठीक है, तो उसको हम जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। सो देखो, ये अगर आप सोच रहे हो ये पूरा यूरेथ्रा है तो ये आप गलत सोच रहे हो। यूरेथ्रा बस ये बीच में व्हाइट वाला ट्यूब दिख रहा है ना आपको, इस ट्यूब को हम सिर्फ यूरेथ्रा कहेंगे। ठीक है, और ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए,
और क्या आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ से जब ये ट्यूब तो आया, ठीक है, हमें यहाँ पे एक गोल करके दिखाई दे रहा है जिसका क्या नाम है, इस ग्लैंड का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे भी हमें एक और गोला दिखाई दिया जिसको हम क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पे एक छोटी सी एक और गोल है, इसका नाम आपके बुक में नहीं दिया गया, बट इसका नाम क्या होगा आपको पता, इसको मैं बता देती हूँ, कोपर्स ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बुक में नहीं है तो आपको ऐसे ज़रूरी नहीं याद करने के, बट आपको पता होनी चाहिए, ये वाली ग्लैंड कोपर्स ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब स्पर्म यहाँ पहुँचता है ना, तो ये दोनों जो ग्लैंड है ना, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिलके क्या रिलीज करता है, यहाँ पे एक रस जैसा, मतलब कुछ जूसी सब्सटेंस जैसा चीज़ यहाँ छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म जो यहाँ था वो क्या बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है। ठीक है, स्पर्म कैसा बन जाएगा, फ्लूइड बन जाएगा। और इस वजह से वो स्पर्म क्या होता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है, मूव हो पाता है। तो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाली पोर्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है, किस में लोकेटेड है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी से डिटेच करता है, बॉडी से अलग करके ये अलग होके रहता है ये स्क्रोटम। ठीक है, क्यों ऐसा रहता है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार आए हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होते हैं ना, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को बनने के लिए। इसीलिए स्क्रोटम हमारे बॉडी से हटके होता, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा ये अलग होकर रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर जो लोकेटेड कहाँ है, तो एब्डोमिनल कैविटी, नाभि के अगले वाले हिस्से होते हैं ना, उसी वाले पोर्शन को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पोर्शन कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक पोर्शन होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जर्म सेल। जर्म सेल मतलब मेल गैमेट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और अदर पोर्शन जो है वो क्या करता है, उस जर्म सेल को बाहर डिलीवर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका जर्म सेल बनाने में हेल्प करता है और दूसरा आपका जर्म सेल को बाहर डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जर्म सेल या फिर स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी बताया था मैंने। इसका लोकेशन अगर हम देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारे जो नाभि के अगले हिस्से होते हैं ना, नीचे वाले हिस्से, वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, आपको मैं एक पिक्चर दिखा दे रही हूँ, यहाँ देख लीजिए। क्यों है स्क्रोटम में, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारे बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम में अलग से वो रहता है, टेस्टिस। देखिए, ये टेस्टिस का रोल क्या होता है, टेस्टिस का दो रोल होता है। ठीक है, पहला रोल होता है आपका, टेस्टिस क्या करता है, द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो टेस्टिस का रोल क्या हो गया, एक पहला कि आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दो फंक्शन याद रखिएगा टेस्टिस का, एक तो आपका मेल सेक्स हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, दूसरा आपका स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, चलिए, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल होता है, इसी हार्मोन की वजह से मेल में, लड़कों में एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, मतलब 12-13 साल में जो चेंजेस दिखाई देता है लड़कों में, ठीक है, वो चेंजेस इसी हार्मोन की वजह से दिखता है। ठीक है, अब देखिए, स्पर्म फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और ये स्पर्म डिलीवर्ड होता है किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू, और ये वास डिफरेंस जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक ही रास्ता में कंबाइन हो जाता है, एक साथ मिलके क्या बनता है, यूरेथ्रा बन जाता है, जो कि कॉमन पैसेज बनता है दोनों के लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता होता है। यहीं से स्पर्म भी निकलता है और यहीं से पेशाब भी निकलता है। ठीक है, उसी रास्ते में कुछ ग्लैंड मिलता है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, जो क्या छोड़ देता है, कुछ जूस सब्सटेंस, रस छोड़ देता है, जो स्पर्म को क्या बना देता है, फ्लूइड बना देता है। और फ्लूइड की वजह से वो स्पर्म को इजी ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट में इजी ट्रांसपोर्ट होता है।
ठीक है। और इसके अलावा वो रस स्पर्म को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन भी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक तो स्पर्म को फ्लूइड बना देता है एंड दूसरा स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरह हमने देखा था मेल में टेस्टिस होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। ये ओवरी क्या बनाता है, फीमेल जर्म सेल बनाता है, मतलब फीमेल गेमीट बनाता है, ठीक है। और उस फीमेल गेमीट का क्या नाम होता है, एग होता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एग कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ठीक है। एग, ओवम, ठीक है। अगर बहुत सारी एग के लिए हम एग्स है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, ओवा लिखते हैं, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल के लिए ओवा हो जाएगा, सिंगुलर के लिए ओवम हो जाएगा। हाँ, तो फीमेल जर्म सेल, फीमेल गेमीट, एग, ओवम सब एक ही चीज़ है, ठीक है। ओवरी के ऊपर क्या है, ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको ओविडक्ट भी हम कह सकते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए जब लड़की पैदा होती है तो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, ठीक है। तो जैसे लड़की पुबर्टी एज में पहुंचती है, मतलब 11-12 साल में आती है, तो ये इमेच्योर एक एक करके मैच्योर होके यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से निकलने लगता है एक एक करके, एवरी मंथ, हर महीना में एक एक एग यहाँ से निकलता है। और वो उस एग को कौन कैरी करता है, ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट कहते हैं। जो एग यहाँ से रिलीज होता है मैच्योर होके, उसको ये कैरी करता है और कैरी करके कहाँ ले जाता है, यूट्रस में ले जाता है। ये दोनों फेलोपियन ट्यूब मिलके यहाँ पे एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, या फिर यूट्रस की जगह हम इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, उम्ब कहते हैं इसको, WOMB, उम्ब कहते हैं, और हिंदी में से कोख कहते हैं, ठीक है। यूट्रस जाके खुलता है वेजाइना में, ठीक है। कहाँ खुलता है ये यूट्रस, जाके वेजाइना में खुल जाता है। और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, कर्विक्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ आया होगा आपको, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। क्या होता है, देखिए जब सेक्स होता है तो पेनिस यहाँ तक आता है, ठीक है। पेनिस कहाँ तक एंटर करता है, यहाँ तक ही एंटर करता है। स्पर्म बहुत सारे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और ये स्पर्म मूव करके कहाँ पहुँचता है, इस फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में यहाँ तक आता है चल के। और एक जो कैरी करके यहाँ रुका हुआ था, ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइज्ड होते हैं, जिसको, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइज्ड करके ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फिर ये जाइगोट डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल बनाने लगता है और फिर आके यूट्राइन वॉल में आके चिपक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्दर पूरा डेवलपमेंट यहीं पे कंटिन्यू होता है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं, आपकी बुक में क्या गिवन है। देखिए, फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरी। फीमेल जर्म सेल या फिर एग या फिर ओवम, ये कहाँ बनता है, ओवरीज में बनता है। ओवरी एक के साथ साथ क्या बनाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्ट्रोजेन कहते हैं। और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है लड़कियों में एट पुबर्टी के समय, मतलब जब वो 10 या 11 साल में पहुंचती है, तो जो फीमेल में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, निप्पल का कलर डार्क होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, सारे चेंजेस इस हार्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, ठीक है, देखिए जब लड़कियां जन्म होती है, जब लड़कियां पैदा होती है, तो उसके ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं पहले से ही, ठीक है। और जैसे ही वो पुबर्टी में पहुंचती है, मतलब 12 या 13 साल में पहुंचती है, तो वो एक एक एग मैच्योर होकर रिलीज होना स्टार्ट करते हैं। हर महीने में एक एग रिलीज होता है एक ओवरी से, ठीक है। और इस एग को कौन कैरी कर, ओवरी से तक, मतलब यूट्रस तक कौन लेके आता है, ओविडक्ट लेके आता है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा था ना, यहाँ से एक एवरी मंथ एक रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, और यहाँ से मैच्योर होके यहाँ आता है, फिर यहाँ से इसको यूट्रस में लाया जाता है, ठीक है। एंड द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बेग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। और ये दोनों ओविडक्ट एक साथ यूनाइट होके यहाँ पे एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि इलास्टिक नेचर में होता है, ठीक है। इस बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं या फिर उम्ब कहते हैं, या एंड ये यूट्रस जाके खुलता है वेजाइना में थ्रू ए कर्विक्स। अब देखिए क्या होता है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स।
और अब क्या होगा, देखो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब सेक्स होता है, तब क्या होता है, यहाँ तक पेनिस एंटर करता है और यहाँ से बहुत सारे स्पर्म यहीं पे रिलीज हो जाते हैं और ये स्पर्म कहाँ कर जाता है, ट्रैवल करके यहाँ से इस फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और यहाँ से एग रिलीज होके यहाँ रहता है, दोनों फ्यूजन करता है, मिलता है, यहाँ पे मिलन होता है स्पर्म और फिर एग का, एंड फिर क्या बनाता है स्ट्रक्चर, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और ये जाइगोट फिर कहाँ आता है, यूट्राइन वॉल पे आता है और यहीं पे आके इस वॉल पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, फर्दर यहीं पे पूरा डेवलपमेंट होता है और ये जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे एम्ब्रियो। चलिए देखते, बुक में यही गिवन है, देखिए आपको। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग, द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट। फर्टिलाइज होने के बाद वो एक क्या बनता है, स्पर्म और एक फर्टिलाइज जब होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और अब ये जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होना स्टार्ट करता है और डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल बनाता है और उसी बॉल ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और ये एम्ब्रियो जाके कहाँ इम्प्लांटेड हो जाता है, मतलब इम्प्लांटेड मतलब चिपक जाता है, कहाँ पे, यूट्रस के वॉल पे जाके चिपकता है। ठीक है, जहाँ पे वो कंटिन्यू फिर फर्दर वहीं पे वो पूरा डेवलपमेंट करता है एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फिटस, और इतना डेवलप कर जाता है कि उसका हर पार्ट आइडेंटिफाई होता है, सिर, 2 हाथ, 2 पाँव, बच्चे का हर पार्ट अब दिखने लग जाता है, आइडेंटिफाई हो पाता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फिटस कहेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने, पहले क्या बना, 2 सेल कंबाइन, मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स, मतलब स्पर्म और एग फ्यूजन करता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। फिर ये एम्ब्रियो डिवाइड करके आगे टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम, उसका बच्चे का हाथ, पाँव, सिर, उस स्टेज को हम फेटस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूट्रस क्या करता है, हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो फर्टिलाइज एग को यहाँ से आएगा कोई। अब देखो यूट्रस को तो पता नहीं है ना कि सेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एग फर्टिलाइज्ड होगा कि नहीं होगा, उससे नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो यहाँ मुझे उसको नर्चर करना है, उसको मुझे न्यूट्रिशन देना है, उसको मुझे ब्लड ढेर सारे देना है। तो यूट्रस ये हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। ये यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड देने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए, उस अगर फर्टिलाइज्ड एग हुआ या नहीं हुआ तब भी वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है और यहाँ से ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन भी देता है फर्टिलाइज्ड एग को। ठीक है, तो यूट्रस का वॉल क्या होता है, थिक हो जाता है एंड वो रिचली उसमें ब्लड सप्लाई करता है, ताकि वो बहुत सारी ब्लड सप्लाई करने लग जाता है। ठीक है, और ताकि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो न्यूरिस्ड हो सके, उसको न्यूरिशमेंट अच्छे से मिल सके। ठीक है, हर मंथ ये काम करता है यूट्रस का वॉल। ठीक, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज प्लेजेंटा। तो देखो क्या बोला है, जो एम्ब्रियो होता है ना उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से, राइट, फ्रॉम द मदर ब्लड्स। किसके हेल्प से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल टिश्यू होता है जो हेल्प करता है मदर से ब्लड लेके, या मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, वो ग्रोइंग वाला एम्ब्रियो को। तो उस स्पेशल टिश्यू का क्या नाम है, इट्स कॉल्ड प्लेजेंटा। ठीक है, उस स्पेशल टिश्यू का क्या नाम है, प्लेजेंटा। तो अभी मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, आप ये देखो, embryo get nutrition from the mother blood with the help of special tissue called placenta and this is a disc। ये क्या होता है, प्लेजेंटा क्या होता है, कैसा होता है, डिस्क का जैसा होता है, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, जो कहाँ पे होता है, यूट्राइन वॉल पे लगा हुआ होता है, उसी के वॉल में चिपका हुआ होता है। ठीक है, कंटेन विल्ली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और ये क्या कंटेन करता है, विल्ली कंटेन करता है आपने। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विल्ली। देखो मदर के साइड में क्या होता है, ब्लड स्पेस होता है, जो चारों तरफ उसकी क्या होते हैं, विल्ली होती है, सराउंडेड। ठीक है, एंड ये विल्ली क्या प्रोवाइड करती है, दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात समझ आ रही है, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्ली का फंक्शन था वही फंक्शन यहाँ भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विल्ली का फंक्शन क्या था कि सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता था फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड,
राइट। उसी तरह यहाँ पे भी आपका विल्ली का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड, यहाँ पे भी ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों, क्या के लिए, फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। मदर से लेके वो कहाँ पहुँचाता है, एम्ब्रियो में पहुँचाता है। ओके, द डेवलपिंग एम्ब्रियो will also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through placenta। और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वो भी कुछ वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है, वो भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस बनाता है। उसको कैसे रिमूव किया, वो ट्रांसफ़र किया जाता है मदर के ब्लड में, मतलब एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट बन के आता है वो मदर के ब्लड में भेजा जाता है। और वो कैसे भेजा जाता है, वो भी प्लेजेंटा के थ्रू ही भेजा जाता है, ठीक है। चलिए इसका हम एक बार पिक्चर से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ये आपका एक उम्ब है, ठीक है, मतलब यूट्रस है। ये आपका एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाली पोर्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये रेड वाली, ये आपका प्लेजेंटा है। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसी को हम विल्ली कहते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और ये प्लेजेंटा है जो मदर से सारी ब्लड या न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से लेके यहाँ बच्चे को यहाँ मिल जाता है। और जो भी वेस्ट जनरेट करती है बेबी भी, तो वो भी यहीं से चला जाता है, थ्रू दिस प्लेजेंटा से ही पास होके मदर के ब्लड में जाता है और मदर का ब्लड फिल्टर होके प्यूरिफाइड कर देता है। मतलब इस बच्चे का भी वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है ना, वो भी इस प्लेजेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जा रहा है। और मदर से भी जितने भी न्यूट्रिशन है वो भी इस प्लेजेंटा के थ्रू बेबी में, ग्रोइंग बेबी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट था, आपको इसको याद रखना है। ये डिस्क स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको रेड वाला पोर्शन, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेजेंटा कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको याद रखिए ये पार्ट को, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये एम्ब्रियो को कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है मदर से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेजेंटा। एंड फिर प्लेजेंटा ही फिर क्या करता है, बेबी का भी जो भी एम्ब्रियो से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको भी वो बाहर निकालता है थ्रू दिस प्लेजेंटा ही। मदर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है, एम्ब्रियो तक लेके जाता है ये प्लेजेंटा। और फिर वहीं से वो जो भी वेस्ट जनरेट होता है बच्चे से ना, उसको वापस ट्रांसफ़र मदर के ब्लड में कर दिया जाता है, थ्रू वो भी प्लेजेंटा के थ्रू ही किया जाता है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेजेंटा क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब कुछ यहाँ गिवन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये तो कंडीशन रही जब एक फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब स्पर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये यूट्रस तो हर मंथ प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। डेट केस क्या होता है, तो देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर अबाउट 1 डेज। एग क्या होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म से नहीं मिला, तो वो 1 दिन के लिए जिंदा रहता है एग, ठीक है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive the fertilizer। yes, क्योंकि देखो क्या बोले, ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करता है, एक अंडा रिलीज करता है कि नहीं। तो यूट्रस भी क्या करता है, अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है, हर महीना यूट्रस भी अपने आप को रेडी करता है उस एग को, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, राइट। लेकिन दस इट लाइनिंग, तो इसीलिए यूट्रस का जो वाल होता है ना, वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है, क्यों ऐसा मोटा होता है, वो न्यूरिशिंग देने के लिए, एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट देने के लिए, ताकि एक जो फर्टिलाइज्ड है उसको खूब सारा न्यूरिशमेंट चाहिए होगा, तो वो उसी को न्यूरिशमेंट देने के लिए वो अपने आप को रेडी कर लेता है यूट्रस। ये तो केस है कि जब फर्टिलाइज्ड होगा। लेकिन जब फर्टिलाइज नहीं होगा, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, ये लाइनिंग जो होगा ना, अब ये ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अब ये लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। सो क्या होगा, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक, वो लाइनिंग क्या होगा, अब धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, टूट टूट के निकलेगा, एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना, और वही लाइनिंग वेजिना से बाहर आने लग जाएगा, वेजाइना से किसके फॉर्म में निकलेगा, एज ए ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो यही होता है जब फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नॉन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल हर गर्ल्स, हर लड़कियों में होता है हर महीने, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए कई बार क्या होता है, देखिए ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है ये ग्रेजुअल होता है,
ठीक है। इसके साथ साथ अपना जनरल बॉडी ग्रोथ भी चल रहा होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट और फॉर हैविंग द ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि गर्ल्स में थोड़ा सा देख लिया, चेंजेस आ गए, ब्रेस्ट का साइज देख लिया, ग्रोथ हो रहा है, मतलब कई बार सबके माइंड में क्या आ जाता है कि हाँ लड़की अब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गई है तो इसका अब शादी कर देना चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए इसके। बट ये सही नहीं। देखो, ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जाना और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना लड़कियों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की फिजिकली और मेंटली रेडी है शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए, नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा जब तक लड़की माइंड से रेडी नहीं हो या तक ये उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रेशर देखने को मिलता है सोसाइटी की तरफ से शादी को लेके या बच्चे पैदा करने को लेके प्रेशर देखने को मिलता है। कई बार हमारे फ्रेंड लोग होते हैं, बोलते हैं शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, भले आपका मन हो या ना हो, ठीक है। कई बार प्रेशर आपके फैमिली की तरफ से होता है कि शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, या फिर कभी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी होती है कि आप 1 से 2 इससे ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चॉइसेस बनाना अपना कि क्या करे और क्या ना करे, है कि नहीं। अपने अंदर से ना हो मन और फिर भी बाकी लोगों की तरफ से प्रेशर आए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, तो ये हमें ना बहुत डिफ़िकल्टी में डाल देता है कि हम करें तो क्या करें। अपना चॉइस ले नहीं पाते हम, इसमें डिसीजन नहीं कर पाते हम, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं सेक्स को लेके, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी। देखिए, सेक्सुअल एक्ट क्या होता है, इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज़। मतलब जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो दो बॉडी को बहुत ही क्लोज्ड आना पड़ता है, ठीक है, बहुत क्लोज एक दूसरे के पास आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि दो बॉडी जब बहुत क्लोज्ड आता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो बहुत सारे डिजीज़ का फैलने का चांसेस होता है। बहुत सारे डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। तो आपको अभी 2 कैटेगरीज में देखने हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में अभी हम देखेंगे 2 टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। एक होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका वायरल इन्फेक्शन। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो इसको बहुत सिंपल है, याद रखना है। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या आ जाएगा, बस एग्जांपल आपको याद रखना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो फैलता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्या क्या होते हैं, गोनोरा एंड सिफिलीज, ये 2 याद रखिएगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वार्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या है और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप तैयार कर लीजिएगा। HIV का फुल फॉर्म हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, हो जाएगा। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहे होते हैं तब हम कुछ प्रिवेंशन स्टेप लेंगे तो हम इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअली एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, यस। जब देखिए सेक्सुअल एक्ट होता है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी होता है, हमेशा ये पोटेंशियल होती है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होने का चांस होता है और प्रेगनेंसी हो सकता है इससे, राइट। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं ना। तो जब तक अगर लेडीज़ रेडी ना हो तो उस प्रेगनेंसी को वो कैसे रोक सकते हैं, कुछ मेथड है, कुछ स्टेप है जिससे हम इस मेथड उस स्टेप को, कुछ मेथड है, अगर उस मेथड को हम फॉलो करेंगे तो हम इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, अनचाहे प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, ठीक है। मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी वेज है, तरीका है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस मेथड को, वेज को कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो पहला कैटेगरीज है आपका बैरियर मेथड। पहला कैटेगरीज क्या हो जाएगा, नंबर 1, आप ऐसे ही करके नोट्स भी बना लीजिएगा। पहला कैटेगरीज हो जाएगा बैरियर मेथड। 1 कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। इसमें क्या करेंगे, हम स्पर्म को एग तक पहुंचने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, लड़के लोग क्या करते हैं इस बैरियर मेथड में, कॉन्डम पहनते हैं, पेनिस के ऊपर कॉन्डम लगा लेते हैं। उसी तरह लड़कियों में भी एक आता है जो वेजाइना में पहना जाता है, ठीक है, वेजाइना के ऊपर लगा लिया, तो ये आपका पहला बैरियर मेथड हो जाएगा। चलिए, अनादर मेथड, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा आपका कंट्रासेप्टिव में,
केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, हम हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि ये एग जो है रिलीज ही ना हो, ठीक है। एंड अगर एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म तो एंटर करेगा, लेकिन स्पर्म को एग ही नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है कि नहीं। सो जनरली हम ये केमिकल मेथड में क्या लेते हैं, पिल्स लेते हैं, ओरली पिल्स लेते हैं, मेडिसिन टाइप का मेडिसिन होता है, ठीक है। और ये लड़कियां ही इसको लड़कियां लेती है, ठीक है, और इसको लेने से लड़कियों का रिलीज़ नहीं होता है एंड जिसकी वजह से स्पर्म एग से नहीं मिल पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है ना, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, यस, ठीक है। देखो पहली वाली मेथड जो बैरियर मेथड था जिसमें कॉन्डम का यूज़ होता था, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट इसमें क्या देखा गया है, ये हार्मोनल हम लोगों के बॉडी का हार्मोन को चेंज कर देता है, बैलेंस को बिगाड़ देता है, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है बॉडी में, ठीक है। अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये मेथड जनरली किस में देखने को, ये मेथड भी लड़कियों में किया जाता है, लड़कियों में होता है, ठीक है। लड़कियां क्या करती है, इसमें लूप लाइक स्ट्रक्चर या कॉपर टी, आपको मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, इस तरह होता है, ठीक है। लड़कियां इसको क्या करते हैं, अपने यूट्रस में लगा लेते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म एग तक नहीं पहुँच पाता है, देखिए कुछ ऐसा होता है, देखिए ये कॉपर टी कुछ ऐसा, टी इसका नाम भी कॉपर टी क्यों रखा है, देखो ये टी जैसे शेप में होता है ना, तो यहाँ से आता है और यहाँ ऐसे ये रख इस तरह यहाँ इंसर्ट कर लिया जाता है यूट्रस में। तो क्या होता है, स्पर्म जब आता है ना यहाँ से, तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाता, एक तो यहाँ है ना, एक तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, तो स्पर्म यहाँ से ये स्पर्म को उधर जाने नहीं देता है, तो इस वजह से भी क्या होता है, आपका स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लूप लाइक स्ट्रक्चर या कॉपर टी प्लेस करते हैं यूट्रस में और इससे भी प्रेगनेंसी रोका जाता है, ठीक है। अगेन इसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इसको यूट्रस में डाला जाता है तो वहाँ कुछ इरिटेशन होता है, खुजली होता है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से यूट्रस में भी हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है यूट्रस भी, इसलिए ये मेथड भी इतना लाइक सही नहीं रहेगा, इससे थोड़ा साइड इफ़ेक्ट इसमें भी देखने को मिलता है। अब देखिए जो लास्ट मेथड है, इसको हम सर्जिकल मेथड कहते हैं, क्या कि सर्जिकल मतलब कुछ सर्जरी किया जाएगा यहाँ पे, तो मेल में भी इसमें ये मेथड, मेल भी लड़कों में भी किया जाता है और लड़कियों में, पर जनरली ज़्यादातर तो लड़कियाँ में ही यूज़ होता है ये मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है सर्जिकल मेथड में, देखिए इसमें क्या किया जाता है लड़कियों में, इसमें ना सर्जरी करके इस ओविडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, जिससे एग रिलीज तो होगा बट स्पर्म आता है तो इससे नहीं मिल पाता है, ये लड़कियों में होता है। और लड़कों में कौन स्पर्म को कलेक्ट करता था, वास्ट डिफरेंस ना, ये वाली ट्यूब ना, तो लड़कों में इस वाली ट्यूब में ब्लॉकेज कर दिया जाता है सर्जरी करके, ठीक है, जिससे स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो नहीं पहुँच पाएगा लड़कों, तो ये कुछ इस तरह किया जाता है सर्जिकल मेथड में। देखिए इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, अभी हमने देखा था ना, मेल में वास्ट डिफरेंस को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो स्पर्म जो ट्रांसफ़र होता है वो बच जाएगा, रुक जाएगा, स्पर्म वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा बाहर, ठीक है। एंड इफ़ द उसी तरह अगर गर्ल्स में हम फिलिपियन ट्यूब को या ओविडक्ट को ब्लॉक कर देते तो एक भी क्या होगा, निकल के यूट्रस तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इन दोनों केस में फर्टिलाइजेशन को हम रोक सकते हैं ना। तो ये सर्जिकल मेथड होता है जिसको हम बॉयज़ में भी कर सकते हैं और गर्ल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड को बाकी तीनों मेथड से सबसे सेफेस्ट मेथड माना जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसमें कोई खराबी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ नहीं। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सही से सर्जरी नहीं हुआ ना, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, ठीक है। अदरवाइज सबसे सेफेस्ट मेथड चारों में से सर्जिकल मेथड है, लॉन्ग टाइम तक ये चलता है, ठीक है। तो ये याद रखिए सबसे बेस्ट और सेफेस्ट मेथड कौन सा होगा, सर्जिकल मेथड होगा, ठीक है। लोग इस मेथड का क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो लड़की चाइल्ड नहीं चाहते, गर्ल्स चाइल्ड नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटसेस, ठीक है। फॉर हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल सेक्स रेशियो मेंटेन होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि फीमेल का फिटिसाइड्स को किल किया जा रहा है, फीमेल बच्चे होते हैं तो उसको ज़्यादातर लोग मार देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल मेल सेक्स रेशियो होता है ना, वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से घट रहा है ये हमारे सोसाइटी में बहुत बुरा असर दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई है लास्ट में, वैसे ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है,
बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स यस, किस रेट से बच्चे जन्म हो रहे हैं और किस रेट से बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है, अपना पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है, पॉपुलेशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है। ठीक है, द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कोज फॉर कंसर्न फॉर मेनी पीपल। तो पॉपुलेशंस का ज़्यादा बढ़ना भी बहुत सबके लिए टेंशन की बात है। पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना एक कंसर्न थिंग है। देखो, पॉपुलेशन का बढ़ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो हर एक लोग का स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा। लेकिन हमारे सोसाइटी में इनइक्वलिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है कि पहले हमें इस चीज़ को सुधारना होगा। सो यहाँ आपके ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन राइट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ जाता है, स्टिग्मा में जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से चल के यहाँ नीचे आता है और एक से फ्यूज़ करता है, तब ये क्या कहलाता है, इस फ्यूजन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ आए, तो फर्टिलाइजेशन अलग है और पॉलिनेशन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है, हमने अभी ऊपर देखा था ना। ये दोनों क्या करता है, एक जूसी सब्सटेंस रस जैसा चीज़ छोड़ता है स्पर्म में और स्पर्म को फ्लूइड बना देता है और उसके अलावा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के समय पे गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमने वहाँ टिक किया था ना, डिफरेंट चेंजेस जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में होता है, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए तो क्या होता है गर्ल्स में, देखिए ये चेंजेस, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होना, डार्क होना निपल के एरिया में, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना। ये 3 चेंजेस देखने को मिलता है गर्ल्स में पुबर्टी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट न्यूरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडीज। तो अभी हमने देखा एम्ब्रियो को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी से, थ्रू प्लेजेंटा राइट। ये मदर का बॉडी है और ये एम्ब्रियो है, तो मदर की बॉडी से थ्रू प्लेजेंटा से एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन ग्लूकोज जाता है। ठीक है, और फिर एम्ब्रियो जो भी वेस्ट जनरेट करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी यूरिया, ये सारी वेस्ट एम्ब्रियो से प्लेजेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आ जाता है और फिर मदर के ब्लड में प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को मैंने वहाँ टिक कर दिया है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बुक देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए वीमेन इज़ यूजिंग कॉपर टी। ठीक है, अगर कोई वीमेन कॉपर टी यूज़ कर रहा है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो क्या ये हेल्प करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। तो देखिए कॉपर टी क्या में हेल्प करता है, फ्यूजन होने से बचाता है स्पर्म का और एग का। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नो। ठीक है, इससे ये हेल्प नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू किस में होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is not a part of the female reproductive system in human being? Correct answer C हो जाएगा। Question number 3, the anther contains, anther में क्या होता है, pollen grain होता है। Next question number 4, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? तो sexual reproduction का क्या advantage है over asexual reproduction? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा था हमने, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से डीएनए का कम्बिनेशन होता है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होता है राइट। और उस वजह से वेरिएशन की वजह से किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो वेरिएशन देखने को मिला था बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। तो हमने देखा था टेस्टिस का क्या फंक्शन है, 2 फंक्शन था, एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का बनाना मतलब मेल गेमिट का बनाना, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन।
पुबर्टी के समय जो बॉयज़ में चेंजेस देखने को, चेहरे पे दाढ़ी निकलना, वॉइस का डीप हो जाना, ये सारे रीज़न हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? तो हमने देखा था जब एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इसका आप क्या कीजिएगा, इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज तो क्या होता है, वो एक दिन के लिए रहता है, और दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली, यहाँ से लेके पूरा आप ये लास्ट तक लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, आपने ये क्वेश्चंस जब डायग्राम का दिया जाए ना, ये लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोला है ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाए, ये डायग्राम आपको बनानी है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिगर का नाम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। जब आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बोला जाए तो इसी का ड्रॉ करना होगा डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन? तो हमने देखा था कंट्रासेप्शन का टोटल 4 डिफरेंट मेथड्स है। पहला आपका बैरियर मेथड्स था, ठीक है, जिसमें मेल या फीमेल कोई भी फिजिकल डिवाइस का यूज़ करता था, जैसे कि मेल में कॉन्डम यूज़ करता था, फीमेल में भी कुछ इसी प्रकार का कवरिंग होता है जो उनके वेजाइना में कवर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा मेथड था केमिकल मेथड, जिसमें फीमेल्स क्या करती है, ओरली पिल्स लेती है, मेडिसिन लेती है, ठीक है, जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है एंड जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता था। एंड थर्ड हमने क्या देखा था, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज़ किया गया था, दैट इज़ कॉपर टी का यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड फोर्थ आपका क्या था, सर्जिकल मेथड था, जिसमें मेल में वास्ट डिफरेंस का ब्लॉक कर दिया जाता है और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब दैट इज़ ओविडक्ट का ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, मोस्टली एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड होते हैं, ठीक है। वेयर इज मल्टीसेलुलर में मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज्ड होता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, दैट इज वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा नो स्पेशल ऑर्गन रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, और इसमें स्पेशल ऑर्गन का नीडेड रिक्वायरमेंट होता है। एंड आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा नो गेमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें क्या होगा, गेमीट फॉर्म्ड हो जाएगा। सो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? तो रिप्रोडक्शन कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये वेरिएशन क्या में हेल्प करता है, ये वेरिएशन हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का किसी भी एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है। अगर उसके सडन, हमने देखा था ना एक एग्जांपल स्पीसीज का, जब सडन चेंजेस हो जाता है उसके नीचे इसमें, तो उस पॉपुलेशंस के अंदर जो वेरिएशंस होता है वो क्या करता है, उसे उसकी एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड? तो देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्यों कंट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है बर्थ कंट्रोल के लिए, कोई नहीं चाहता है अगर प्रेग्नेंट होना या बच्चा नहीं चाहता है अभी, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है ना। पहला आप लिख दीजिएगा टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी में, एंड दूसरा हो जाएगा टू कंट्रोल पॉपुलेशन, एंड तीसरा हो जाएगा टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे ये चैप्टर आपकी ख़त्म हो जाती है। सो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, हर क्वेश्चंस हर टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। से अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम के बारे में, ठीक है। देखिए
इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, देखिए इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट डायग्राम क्या है और कैसे पूछे जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। डायग्राम क्या क्या आते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो क्वेश्चंस में नाम, ये पहले तो ये सब याद रखिएगा। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा आपको डायग्राम अच्छे से लर्न करना है। इसके एक एक पार्ट जो लेवल किए गए हैं ना, ये सब कभी कभी देखो एग्जाम में क्या करता है, डायग्राम आपको बना के दे देता है, ठीक है, और आपको लेवलिंग करना होता है ये सारे पार्ट का। तो इसीलिए हर पार्ट का लेवलिंग आपको लर्न करनी है, ठीक है, मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये दोनों डायग्राम एग्जाम में, ठीक है। ओके, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन में दिया जाए जर्मिनेशन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन, तब आपको सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी, ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, तो ये क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है हमें, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, तब आपको इस वाली डायग्राम को बनानी है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के लिए आपको ये फ्लावर बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे तो ये इसके ऊपर डायग्राम में स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर नहीं आया, बट ये याद रखिए स्पोर फॉर्मेशन राइजोपर्स में होता है, ठीक है। ब्रायोफाइलम का भी नहीं आता है, बट कह नहीं सकते, कुछ भी पूछ सकते एग्जाम में, तो देख लीजिएगा इसको भी। और यस, बडिंग इन हाइड्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मल्टीपल फिजन भी देख लीजिएगा। देन बाइनरी फिजन इन लेज़मीनिया और बाइनरी फिजन इन एमीबा, ठीक है। ये दोनों डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लाइफ से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।